दोस्तों देखा जाए तो यूपीएससी के बाद सबसे अधिक चार्म अगर किसी परीक्षा का अभ्यर्थियों के मन में रहता है तो वो स्टेट लेवल पीसीएस का होता है। उसमें भी यूपी पीसीएस तो फिर अपनी अलग प्रतिष्ठा ही रखता है। लेकिन अगर यूपी पीसीएस के इक्विवेलेंट कोई और पद माना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, आरओ के जो पद होते हैं, वो ये जो परीक्षा होती है इसके बाद जो पद आपको प्राप्त होता है वो ये आप कह सकते हैं कि 19-20 का ही फर्क होता है। लेकिन इसमें जो प्रतिष्ठा होती है वो पीसीएस लेवल के अधिकारी की तरह ही आपको प्राप्त होती है। तो यही वजह है कि ये जो परीक्षा है इसका इंतजार अभ्यर्थी लंबे समय से करते हैं। और इसमें सबसे पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो ये होता है कि इसमें प्री और मेंस की परीक्षा के आधार पर ही आपका चयन किया जाता है। इंटरव्यू क्योंकि नहीं होता है तो यहाँ पर इंटरव्यू की कोई तैयारी आपको नहीं करनी होती है। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 अगस्त 2021 को ये परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा। और इस वीडियो में हम जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में करेंगे सब कुछ वो चीज़ें डिस्कस जिसके बारे में आप आवेदन से पहले जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ऑनलाइन आवेदन ये शुरू हो रहे हैं आज, यानी कि 5 मार्च से वेबसाइट बिल्कुल रन कर रही है। आप आवेदन अभी कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल है। फिलहाल आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अपना निकट का जिला प्राप्त करना चाहते हैं तो यथाशीघ्र आवेदन कर लें, अन्यथा की स्थिति में आपको दूर जाना पड़ सकता है। और इसमें अगर आप 1 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करके फीस को जमा कर देते हैं तो 5 अप्रैल तक आप फॉर्म को फाइनली सबमिट कर पाएंगे। और शुल्क में कोई विशेष जो है बदलाव नहीं हुआ है, हमेशा की तरह शुल्क बहुत ही कम है। 125 रुपये की फीस होगी जनरल और ओबीसी के लिए, और इसी के साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी भी। एससी और एसटी कैंडिडेट जो होते हैं उनकी फीस मात्र 65 रुपये है। दिव्यांग कैटेगरी मात्र 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक मात्र 65 रुपये। और इसके अलावा अगर आपको बताएं तो रिक्तियों की जो संख्या है ये अभी तो फिलहाल 228 है सामान्य चयन के लिए, और विशेष चयन के लिए कुल पद 109 हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 228 और 109 पद हैं। हालांकि अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ये पद कम आपको लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये परीक्षा इतनी प्रतिष्ठित होती है कि एक एक सीट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको बस अर्जुन की तरह अपनी एक सीट पर नज़र बनानी चाहिए। तो विशेष चयन के जो पद हैं 109 पद, उसके बारे में बात करते हैं कि इस पर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो विशेष चयन के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी लेखा के पद हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय की 4 रिक्तियाँ होंगी। इसमें एससी के लिए 2 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय की 105 रिक्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एससी के लिए 50 हैं, एसटी के लिए 7 हैं और ओबीसी के लिए 48 हैं। लेकिन ये जो पोस्ट है ये सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है, और समीक्षा अधिकारी के लिए मात्र 4 पद ही हैं जो विशेष चयन के लिए रखी गई हैं। विशेष चयन के पदों के लिए आरक्षित श्रेणी, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं या फिर एससी एसटी में आते हैं तभी आप आवेदन कर पाएंगे, तभी आपको जो है जो आपका अभ्यर्थन है उस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल जो अलग अलग विभाग हैं जिसमें ये भर्तियां होनी हैं वो लिस्ट आपके सामने है। इसके द्वारा सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, और ये जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जो पद आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर आवेदन करने के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएट होना है, यानी कि अगर आप मात्र स्नातक हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एआरओ का जो पद होता है सहायक समीक्षा अधिकारी का, उस पर ओ लेवल या समकक्ष आपसे योग्यता मांगी जाती है। तो यहाँ पर जो अन्य समीक्षा अधिकारी के पद हैं लाइक एज उत्तर प्रदेश सचिवालय में लेखा समीक्षा अधिकारी, या फिर सचिवालय में हिंदी समीक्षा अधिकारी, उर्दू समीक्षा अधिकारी, इसके लिए आपके पास अलग से मतलब कुछ स्पेशल विषयों से अगर आपने स्नातक किया हुआ है तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बारे में आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिलहाल एक प्रश्न आप लोगों के मन में ये भी आएगा कि मैं सामान्य स्नातक हूँ तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ। और अगर आप सामान्य स्नातक हैं, आपने ओ लेवल परीक्षा को पास नहीं किया है, तो ये जो शुरू के 4 पद आपको दिखाई दे रहे हैं इस पर आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो भी पद आपको यहाँ पर समीक्षा अधिकारी दिखाई दे रहे हैं उस पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए नियर अबाउट आपसे ओ लेवल की जो डिग्री होती है वो मांगी जाती है। सारी लिस्ट आपके सामने है। हालांकि पदों की संख्या अभी आपको कम लग सकती है, लेकिन अभी ये जो संख्या होगी वो घट बढ़ सकती है। घटती तो कभी नहीं है, बढ़ ही सकती है। तो देखते हैं कि फाइनली ये परीक्षा होते होते और प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है उसके आते आते कितने पद बढ़ते हैं।
शैक्षिक अर्हता के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पद ऐसे होते हैं जिस पर आपको जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी की आवश्यकता होती है, जैसे कि समीक्षा अधिकारी लेखा, आपको नियुक्ति मिलेगी सचिवालय में, और इसके लिए आपको लेखा कर्म के साथ अकाउंटेंसी, इसको बोलते हैं, अकाउंटेंसी के साथ आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, यानी कि आपने बीकॉम किया हो या इसके इक्विवेलेंट कोई आपके पास अर्हता होनी चाहिए। और इसी के साथ मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से, देखिए यहाँ पर एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि नीलिट ही मांगा जाता था, लेकिन अब ये बदलाव किया गया कि मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अगर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है वो है तो आप आवेदन कर पाएंगे। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए आपकी पोस्टिंग होगी सचिवालय में। हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य से किसी एक विषय के साथ आपको स्नातक की उपाधि यानी कि ग्रेजुएट होना होगा, और या उसके समकक्ष कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए भी आप देख सकते हैं अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य या फिर उर्दू साहित्य में किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता आपके पास होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ कुछ अन्य पद भी ऐसे हैं जिस पर आवेदन करने से पहले आपको ध्यान से ये देख लेना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं तो ही आवेदन करें। हालांकि फॉर्म भरते समय आपसे पूछा जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई योग्यता धारित करते हैं तो आप बाकी के पदों पर भी आप आवेदन कर पाएंगे। आयु सीमा जो होगी वो 1 जुलाई 2021 को आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 21 वर्ष से मतलब कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जिनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पहले का हुआ है या फिर 1 जुलाई 2000 के बाद का हुआ है तो वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 ईयर है, और मतलब ये कि इनका जन्म अगर 2 जुलाई 1966 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट भी मिलेगी अगर आप उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों में हैं तो यहाँ पर आपको नियमानुसार छूट मिलती है। नियर अबाउट 5 ईयर की छूट आपको मिलती है। और इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश के दिव्यांग अभ्यर्थियों में आते हैं तो अधिकतम आयु सीमा में जो छूट होती है वो 15 वर्ष की हो सकती है। और इसी प्रकार से अन्य छूट भी यहाँ पर अनुमन्य है। शर्त ये होता है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे तभी आपको ये आयु सीमा में छूट मिलेगी। अदर स्टेट वालों को भी आवेदन करने की छूट है लेकिन उनको आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है। तो अब बात करते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में। तो देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके 1/3 अंक वहां पर काट लिए जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार 1 से अधिक उत्तर देता है तो भी इसे गलत उत्तर माना जाएगा और फिर उसी प्रकार का दंड आपको मिलेगा, यानी कि 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है तो फिर आपको कोई भी दंड नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग फिर नहीं होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो 35% है, 35% है। यानी कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करेंगे तो उनका चयन नहीं किया जाएगा, उनको जो है चयन सूची के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। और वहीं पर जो जनरल और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए कम से कम 40% का ये लक्ष्य रखा गया है कि 40% से कम अंक प्राप्त करेंगे तो फिर उनको जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें वो सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक यानी कि मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम अंक पाने पर डिस्क्वालीफाइड माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे इस वीडियो में हम कि प्रारंभिक जो परीक्षा होनी है मुख्य परीक्षा से पहले ये होती है। तो हालांकि प्रारंभिक परीक्षा के अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, अगर इसमें आप फेल होते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर ही आपको नहीं मिलता है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसकी डेट पहले से ही बता दी गई है, 1 अगस्त को ये परीक्षा होनी है। तो इसमें 2 पेपर आपको देने होते हैं सेम डे में, एक ही दिन में। जो पहला पेपर होता है वो 2 घंटे का होता है, दूसरा पेपर जो होता है वो 1 घंटे का होता है, लेकिन पूरा दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो परीक्षा होती है, जो परिपरीक्षा होगी वो 9:30 बजे शुरू होती है, 11:30 बजे तक चलती है। उसके बाद जो सेकंड परीक्षा होती है वो 2:30 बजे से शुरू होती है और 3:30 बजे समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये परीक्षा संपन्न होती है। तो यहाँ पर जो जीएस का पेपर होगा सामान्य अध्ययन का
वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। हालांकि मुख्य परीक्षा में भी जो जीएस का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव ही होता है, जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। प्रश्नों की संख्या 140 रहेगी और पूर्णांक भी 140 होते हैं। तो 140 पहला पेपर, 60 प्रश्न दूसरे पेपर से, कुल मिला के 200 प्रश्न आपको हल करने हैं और 200 अंकों की यह परीक्षा होती है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें कम से कम मतलब जो 60 वाला ये हिंदी का पोर्शन होता है, इसमें 60 में आप कोशिश ये करिए कि कम से कम आप जो है 55 के नियर अबाउट रहें, मतलब मैक्सिमम प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपकी मेरिट तय करने में, क्योंकि जो पहला पेपर होता है ये नियर अबाउट का होता है कि अनिश्चित जैसा होता है। तो सेकेंड पेपर को आप कवर करके अपना जो स्कोर है उसे और बढ़िया कर सकते हैं। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। जनसंख्या में 2011 का जो सेंसस है वो बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, यानी कि आपको इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कभी कभी तो 25 प्रश्न तक पूछे गए हैं, मात्र करंट अफेयर पर आधारित। इसके अलावा रीजनिंग के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और उत्तर प्रदेश स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के बारे में। हालांकि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। कभी कभी ये देखने में आता है कि कुछ विशेष टॉपिक से क्वेश्चन आते ही नहीं हैं जो कि सिलेबस में होते हैं, तो एक अनिश्चितता की स्थिति कभी कभी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर फाइनली बस एक लाइन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, जान लड़ा दो या फिर जाने दो, दो में से एक विकल्प आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही कम है और जो अभ्यर्थी इसमें तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही लगन से तैयारी कर रहे हैं। जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा, और पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी PDF बहुत ही कम कीमत में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर चेक करिए। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। फिलहाल मुख्य परीक्षा के लिए अगर बात करें तो मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। इसमें जो पहला पेपर होता है वो सामान्य अध्ययन का होगा, ठीक है। अब फिलहाल इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो सामान्य हिंदी, आलेखन और निबंध का होता है। तो मुख्य परीक्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में, और इसी वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप मुख्य परीक्षा को भी ठीक से समझ सकें। तो यहाँ पर जो जरूरी जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। आवेदन करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप आवेदन कर सकते हैं, और ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं आप लोगों को सौंपता हूँ। इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ये आपका एहसान होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।